हेलो एवरीवन, वेलकम टू यस स्टडी एजुकेशन। मैं हूं चांदनी सिंह। आज का हमारा वीडियो है लेसन 19 से लेकर लेसन 24 तक। इससे पहले मैं लेसन 18 तक का वीडियो बना चुकी हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देख ले, ताकि ईवीएस का जो 15 मार्क्स का एनसीईआरटी बुक से पूछता है उसमें आपका 15 में 15 मार्क्स आए, और बाकी जो 15 मार्क्स का शिक्षण शास्त्र होता है उसमें से 5 मार्क्स का एनसीईआरटी बुक से ही पूछता है। टोटल ईवीएस में 20 मार्क्स का मैं बता रही हूँ, तो आप कहीं ना जाएं और इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। लेसन 19 है हमारे साथी जानवर। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पक्षियों का प्याऊ। पक्षियों का प्याऊ क्या है? तो चौड़े मुंह के बर्तन में पानी डालकर उसे किसी पेड़ की शाखा पर या घर के बाहर किसी खूंटी पर टांगे हुए को पक्षियों का प्याऊ कहते हैं। देखिए पक्षियों का प्याऊ किस प्रकार होता है। देखिए इसे ही पक्षियों का प्याऊ कहा जाता है। ये जो चौड़ा मुंह होता है और इसी के अंदर पानी डाल दिया जाता है, और ये पेड़ या किसी शाखा से इसको बांध के घर के बाहर इसको लटका दिया जाता है। इसमें पक्षी आकर पानी पीता है, इसे ही पक्षियों का प्याऊ कहा जाता है। अगला जो पॉइंट है, बाग में पक्षी होते हैं जो कीड़े को खा लेते हैं, जिसके कारण फल खराब नहीं होते हैं और फल की मात्रा अधिक होती है। इसको समझाने के लिए एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है। इस स्टोरी में है जो एक रानी है, तो उनका एक अपना बाग है। तो वहाँ पर जो बाग से फल लेकर आता है तो खुद ही बोलता है कि बाग में इससे भी ज़्यादा फल होते अगर वहाँ चिड़िया नहीं होती। तो रानी ऑर्डर देती है कि बाग में कोई भी चिड़िया नहीं रहनी चाहिए। जब दोबारा फल लेकर आता है तो वो उससे भी आधा फल लेकर आता है। तो वो बोलती है कि तुमने तो कहा था कि दुगने फल होगा, तो दुगना फल क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने बताया कि रानी साहिबा, पक्षी नहीं होने के कारण वहाँ के जो फल थे उसमें कीड़े पड़ गए और वो सड़ गए। अगर पक्षी होती तो वो उन कीड़ों को खा जाती तो हमारा फल दुगना होता या इससे अधिक होता। इसी के कारण मैं ये पॉइंट डाल दी हूँ, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। इसमें यही बता रहा है कि अगर पक्षी होता बाग में तो वो कीड़े को खा जाता है, क्योंकि पक्षी जो होती है वो कीड़े को खा जाती है, जिसके कारण फल जो होते हैं खराब नहीं होते हैं, क्योंकि कीड़ा जो होता है वो फल को खराब कर देता है। इसके बाद में ये लेसन मेरा यही समाप्त हुआ। उसके बाद में फिर अगला जो लेसन है उसका नाम है तरह तरह के परिवार। इस लेसन में जो पहला टॉपिक है बोलो भाई कितने, इसका जो पहला पॉइंट है वह है यह एक प्रकार का खेल है। जो बोलो भाई कितने है वह एक प्रकार का खेल है। इस खेल में बच्चे गोले के बीच में बैठकर कोई ताल बजाते हैं। जब तक ताल बजता रहता है तब तक सब गोले में भागते रहते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ताल बजाने वाला बच्चा अचानक ताल रोककर कोई भी संख्या जैसे 5, 4 या 2 जोर से पुकारता है। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है, ताल रुकने पर जितनी संख्या पुकारी गई हो उतनी ही संख्या की टोली में बच्चे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो बच्चे किसी भी गुट में नहीं जुड़ पाते वे खेल से बाहर हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ताल बजाने या संख्या पुकारने का काम कोई भी कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों की संख्या के अनुसार पुकारी जाने वाली संख्या कम या ज़्यादा की जा सकती है। जब तक खेल में केवल 2 बच्चा न रह जाए तब तक यह खेल खेलना पड़ता है। यानी होता यह है कि एक बच्चा होता है, वो ताल बजाते रहता है। जैसे ही ताल बजना बंद हो जाता है वह कोई नंबर बोलता है। जैसे ही वह जितना नंबर बोलता है बच्चे उस गुट में बढ़ जाते हैं, और जो बच्चा किसी भी गुट में नहीं समा पाता वह खेल से बाहर हो जाता है। तो यही इस खेल के बारे में बताया गया है। उसके बाद में जो अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसे ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये शिक्षण शास्त्र का पॉइंट है। कुछ ऐसे परिवारों
परिवार में बता रहा है कि जो परिवार नशीली दवाइयों की लत होती है वैसे परिवारों के बारे में बता रहा है कि कुछ ऐसे परिवारों के बच्चे में भी यह लत पड़ जाती है। यदि उन बच्चों में या किसी अन्य बच्चों में ऐसा व्यवहार दिखाई दे तो उनसे अलग से बातचीत की जानी चाहिए ताकि समय पर उनकी यह लत छुड़वाई जा सके। कहने का मतलब यह होता है कि जिसके भी परिवार में इस प्रकार की लत लग जाती है बच्चों को, तो एनसीईआरटी बुक यह कह रहा है कि अलग से बातचीत की जानी चाहिए। तो ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है आपको। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन होगा तो आपको बस इस पे ध्यान देना है कि अगर पेरेंट्स इस बारे में अगर कोई बातचीत करना चाह रहे हो तो उसमें अलग से बातचीत करके बच्चे की यह लत को छुड़वाया जा सकता है। उसके बाद में अगला लेसन है हमारा दायां बायां। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है उसमें नक्शा के बारे में बताया गया है। नक्शा चित्र का छोटा रूप है। इसमें जगहों के चित्र के स्थान पर निशान बने होते हैं। इससे चित्र को नक्शा कहा जाता है। मैं कुछ तस्वीर दिखा रही हूँ जिसमें नक्शे की निशानी की सूची दी गई है। अभी तक तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन हो सकता है इस बार एग्जाम में आप लोगों के रिलेटेड में इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बुक में दिया हुआ है। आइकन इस तरह के भी आपको दे सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि ये घर, सबसे पहले घर का देखिए आइकन किस प्रकार है। फिर पेड़ देखिए, इसके बाद में हैंडपंप का देखिए कुछ इस प्रकार हैंडपंप का दिया हुआ है। उसके बाद में गेट का कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। उसके बाद में कुआं का कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। उसके बाद आपका कुछ इस प्रकार है। डाकघर इस प्रकार की होती है। इस प्रकार का आइकन बना हुआ है डाकघर का। अस्पताल का आइकन इस प्रकार का है। दुकान इस प्रकार से उसका आइकन दिया गया है और स्कूल का इस प्रकार से निशान दिए गए हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हो सकता है एक एक चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिए। एग्जाम में आप कुछ भी ना छोड़े, जो भी ईवीएस से आपको क्वेश्चन है उसका एक भी पॉइंट आप ना छोड़े। तो लेसन 22 में इतना ही था। उसके बाद में लेसन 23 पे आते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट लेसन है कपड़ा सजा कैसे, जो लेसन 23 है। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है साफा। लंबा बिना सीला कपड़ा को लुंगी बनाकर पहनना साफा कहलाता है। इसमें क्या होता है कि एक कपड़ा जो होता है वो बिना सिला हुआ होता है, उसको लुंगी की तरह पहनना जाता है, उसे ही साफा कहा जाता है। उसके बाद में जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो भी शिक्षण शास्त्र से संबंधित है। यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों द्वारा कागज की बुनाई और कपड़े पर छपाई करना हमारी पारंपरिक कला को बढ़ावा देता है। इससे बच्चे को अपनी कला दिखाने का मौका मिलता है। यहाँ पर एक पॉइंट बनता है कि अपनी कला दिखाने का मौका कैसे मिलेगा। ये सीटेट में भी आया हुआ प्रश्न है। इस पॉइंट को नहीं दर्शाया गया, लेकिन मेनली इस पॉइंट को ले लिया जाए कि कैसे दिखाने को मिलेगा अपनी कला। तो इसके लिए उनको जो भी सृजनात्मक क्षमताएं हैं उसको बाहर निकालने के लिए विज्ञान प्रदर्शनी का उपयोग करना पड़ेगा हमें, ताकि सभी लोग कुछ न कुछ बनाकर लाएं, विज्ञान प्रदर्शनी करें, ताकि हम भी देख सकें कि उनके अंदर क्या क्या कला छुपी हुई है वो बाहर निकले। उसके बाद अगला लेसन 24 है जीवन का जाल। लकड़ी कैसे मिलती है, तो जो पेड़ से मिलती है। लकड़ी जो पेड़ से मिलती है, मिट्टी हमें ज़मीन से मिलती है, ईंट जो पानी और मिट्टी से बनती है, पानी हमें नदी, तालाब, कुएं या बारिश से मिलता है। तो जाल क्या है, इसी तरह एक एक करके सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी रहती है, जिसे जाल कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पानी कहाँ से मिलती है, तो नदी, तालाब, कुएं, बारिश से मिलती है। तो पानी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, पानी का प्रयोग ईंट बनाने के लिए हम करते हैं। फिर ईंट जो है कैसे बनती है, तो ईंट जो है मिट्टी और पानी से बनती है। तो इसी प्रकार जो यहाँ पे सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जो पानी मिट्टी से जुड़ा हुआ है, सब जाल कहलाता है। उसके बाद में जो अगला मेन पॉइंट है वो भी शिक्षण शास्त्र से है। बच्चों द्वारा बनाया गया जाल उनके परिवेश में मिलने वाली चीज़ों की परस्पर निर्भरता की समझ को दर्शाता है। यहाँ पे दिखा रहा है कि बच्चा द्वारा जो जाल बनाया गया है
वो उनके परिवेश यानी कि उनके माहौल से जो चीज़ें मिल रही है, उनके जो आसपास में जो चीज़ें मिल रही है वो एक दूसरे पर निर्भर है, उसी की समझ को दर्शाता है। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन सीटेड पूछता है तो वहाँ पे सीधा आप निकालिएगा कि परस्पर निर्भरता की समझ को दर्शाता है। इसके साथ ही हमारा क्लास 3 का जो 24 चैप्टर थे यही कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी वो क्लास 4 से संबंधित होगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट की प्रतिक्रिया ज़रूर दें। Thanks for watching this video.